नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ छिड़ी गई जंग को अब 11 दिन बीत चुके हैं। रूस के लिए अभी भी यूक्रेनी सेना ने गतिरोध की स्थिति बना रखी है। यूक्रेन में तबाही का मंजर है, शहर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं, गलियां वीरान पड़ी हैं। आलम यह है कि ना रूस हमले रोक रहा है, ना ही यूक्रेन हार मान रहा है। बीते दिन जहां रूस ने सीजफायर का ऐलान किया था, वहीं अगले दिन मारियुपोल पर हमला कर दिया गया। वहीं यूक्रेन के नागरिकों के साथ अमेरिका भी इस जंग में कूदने के लिए तैयार है। उधर कई कंपनियां रूस पर पाबंदी का दायरा बढ़ा रही हैं। मास्टर कार्ड और वीजा ने रूस में अपनी सेवाएं निलंबित कर दी हैं। इन दोनों कंपनियों के कार्ड जो रूसी बैंकों की ओर से जारी किए गए हैं, वे काम नहीं करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सीधे रूसी नागरिकों से अपील की है कि वे क्रेमलिन के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरें और प्रदर्शन करें या फिर खुद को गरीबी और दमन के जोखिम में डालें। जेलेंस्की ने कहा, रूस के नागरिकों, आपके लिए यह संघर्ष केवल यूक्रेन में शांति के लिए नहीं है, यह लड़ाई आपके खुद के देश के लिए भी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर भारतीय सेना की भी नजर है। भारतीय सेना के अधिकारी रूस के साथ सैन्य हार्डवेयर कार्यक्रमों पर पड़ रहे प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं। एक डूबता हुआ व्यक्ति किसी भी धागे को भी पकड़ना चाहता, पत्ते को भी पकड़ना चाहता, इस आशा में कि वो बच जाएगा। मेरा ख्याल है ज़मीनी स्तर ये है, ग्राउंड जीरो पे जो परिस्थिति है, कि बहुत दिन तक अब मिस्टर जेलेंस्की नहीं सरवाइव कर पाएंगे, मतलब वो सत्ता में नहीं रह पाएंगे। वो एक हारी हुई लड़ाई जीत रहे हैं। उन्होंने अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया है इस लड़ाई को। वो जानते हैं कि अमेरिका पैसे से तो थोड़ा मोड़ा मदद कर देगा, लेकिन इक्विपमेंट सप्लाई कब आएगा ये भगवान जाने, कैसे आएगा भगवान जाने। और बूट्स ऑन द ग्राउंड सोल्जर्स तो भेजेगा नहीं। नो फ्लाई जोन के लिए यूरोप ने मना कर दिया है। तो वो जानता है कि लड़ाई मिलिट्री से होती है, लड़ाई पैसों से नहीं होती है। एक $500 लगा के आप दुश्मन को नहीं परास्त कर सकते। आपको इक्विपमेंट चाहिए, जवान चाहिए, सोल्जर्स चाहिए, वो तो अमेरिका नहीं दे रहा है। तो मेरा ख्याल है मिस्टर जेलेंस्की इस बात को जानते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि बार बार अपील करो, कभी तो हृदय परिवर्तन होगा। लेकिन हृदय परिवर्तन मुझे नहीं होता है होगा, और ये काउंटडाउन उनका शुरू हो गया है। उनका ऑपरेशन चल रहा है। मेरा मानना है जो पुतिन ने किया है वो उनके राष्ट्रीय हित में है। वो कहते हैं कि जब सोवियत यूनियन टूटा तो उनको ये आश्वासन दिया था कि नेटो जर्मनी के पूर्व में नहीं आएगा, लेकिन बार बार उन्होंने 5 वेव में उसको बढ़ाते गए। नेटो सोवियत यूनियन के खिलाफ था, 12 देशों ने खड़ा किया था, आज उसमें 30 देश हैं। तो पुतिन का कहना है कि जब भी इन्होंने इसको और पूर्व की तरफ लाते गए, हमने ऑब्जेक्शन की। वो कहते लेकिन लिखित में कहा है, जो भी अंडरस्टैंडिंग थी शायद वर्बली रही होगी गोरबाचोव के साथ। तो बोलते इस बार मैं लिखित में मांग रहा हूँ कि आप यूक्रेन को मेंबर नहीं बनाओगे। कुछ हद तक वो सही है, बाकी देश जो बने हैं वो तो थोड़ा सा हटके हैं, रशिया और उनके बीच में कुशन है। लेकिन यूक्रेन का तो 2000 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर रशिया के साथ लगता है। अगर आप वहाँ नेटो के हथियार लगाओगे, जैसे आपने अब लगाए हुए पोलैंड, रोमानिया वगैरह में, तो उनका कहना है कि अगला टारगेट आपका मॉस्को। चलिए, इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और सर्वेश्वर पाठक जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। वीएन झा जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। देखिए सर, कोई पुतिन को विलन कह रहा है, कोई जेलेंस्की को विलन कह रहा है, लेकिन ये निश्चित तौर पर दिख रहा है कि इस बार आर पार की लड़ाई है। जी हाँ, बिल्कुल, लगभग आपने ठीक कहा कि इस बार लगता है कि आर पार की लड़ाई है, और इसके कई कारण हैं। तो विलेन कौन है ये कहना मुश्किल है, लेकिन विलेन कोई भी हो, जो यूक्रेन वासी हैं वो अननेसेसरी, वो किसी कारण बिना, वो बिना अपनी गलती के ये सारे परिणाम भुगत रहे हैं। तो जो प्रश्न चिन्ह हैं यूक्रेन और रूस के आपस में,
और एक दूसरे पे, उसका तो समाधान हो सकता है बातचीत से। लेकिन जहां पे यूक्रेन नेटो को अपने पास लाने की कोशिश कर रही है या खुद को नेटो के खेमे में ले जाने की बात कर रही है, वो एक एरिया ऐसा है जो कि रूस के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और इसीलिए उसने अपना मन बना लिया हुआ है कि किसी भी तरह से नेटो को यहाँ पे आने नहीं दिया जाएगा। एक और चीज देखना पड़ेगा पल्लवी आपको जी। अब ये बातचीत का बात नहीं है, ये कैंपेन चल रही है और इसमें बड़े सुयोजित तरह से पहले तो रूस ने डोनबास पे अपना अधिकार जमाया। डोनबास का मतलब मैं पूरे एरिया की बात कर रहा हूं, जो कि जो लुहांस और डोनेट्स्क दोनों को एरिया के लेके, और उसके जो पश्चिम में जो अनइनहैबिटेड एरिया थे, अनऑक्यूपाइड एरिया थे, उसको तो इन्होंने अब कब्जा कर लिया है। लेकिन इसके बाद जो इनका कैंपेन चल रहा है ये समझ में नहीं आती है। और ये 3 दिन पहले मैं एक नक्शा बना रहा था इसका, और वो नक्शा जब मैंने सोशल मीडिया में डाला, बहुत लोग मुझसे ये रखते हैं समझ रखते हैं कि शायद रूस आगे में यूक्रेन को 2 भागों में बांटने जा रहा है, और वो भी इनकी जो एक रिवर है, निप्रो रिवर के ऑल अलोंग, शायद इसको 2 भागों में बांटने जा रही है। विपिन शर्मा जी, कीव के कितने नजदीक पहुंच गई है ये जंग? पल्लवी जी, मुद्दा यह है कि 11वां दिन है और शुरुआत में जो यूक्रेन ने करा बिल्कुल सही करा। कोई भी मुल्क होता है, अगर उस पे हमला हो रहा है और दुश्मन चढ़ाई कर रहा है, तो वहां पर जो यूक्रेन ने करा वही अपेक्षा करी जाती है, कोई भी मुल्क करे। लेकिन समझदारी भी कोई चीज होती है कि अब जब इतने लोग, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, खाने के लिए मोहताज हैं, हर चीज की किल्लत मची हुई है यूक्रेन में, तो इस समय सूझबूझ से काम करना पड़ेगा। ये यूक्रेन ने देख लिया कि नाटो मुल्कों पर और साथ में खासतौर पे अमेरिका पे भरोसा जता के उन्होंने क्या हाल कर लिया अपना, कि आज ये पश्चिमी मुल्क जितने हैं उन्होंने क्या पीछे से आके इनको धोखा दिया, और सबसे बड़ी बात है पहले आग में घी डालने का काम करा, उकसा दिया। लेकिन महज प्रतिबंध लगाने से काम नहीं चलने वाला, और आज बर्बादी अगर हुई है, विध्वंस मचा है, तो यूक्रेन का मचा है। अब कम से कम एक बात तय हो जानी चाहिए कि रूस चाहता क्या था, ये यूक्रेन को समझना पड़ेगा। डे 1 से, पहले दिन से रूस ने बिल्कुल अपनी मंशा साफ कर रखी थी कि आप नाटो में नहीं जाएंगे, किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि नाटो रूस के खिलाफ है, और इसीलिए वॉर्सो पैक्ट बना था। जो वो अलग बात है कि 1991 में इसको खत्म कर दिया गया, और सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रेक अवे फैक्शन था यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का, उसके 3 जो प्रमुख हिस्से थे, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये जाके नाटो में शामिल हो गए। और सबसे पहले अपने को स्वतंत्र घोषित करा था यूक्रेन ने, बेलारूस ने और रूस ने 1991 में, जब ये औपचारिक तरीके से घोषणा करी थी कि हम यूएसएसआर से अलग हो गए हैं और स्वतंत्र हो गए हैं। लेकिन आज मंशा, महत्वाकांक्षा क्या है व्लादिमीर पुतिन की? वो चाहते हैं कि तो चीजें चली आ रही थी ना विपिन शर्मा जी, रूस तो यूक्रेन को अपना ही समझकर चल रहा था। अब ये नेटो में और नेटो में जाने के लिए कितने देश पहले से इंतजार में बैठे हैं। नेटो ने तो लटकाने का काम किया ना यूक्रेन को, अब भुगतिए उस चीज का परिणाम। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं एक बहुत जरूरी बात बोलना चाहता हूं। देखिए, जो हम चर्चा में आपके साथ पहले भी मैंने हिस्सा लिया, आज एक कुछ नया पहलू मैं लेके आना चाहता हूं इस चर्चा में, ताकि दर्शकों तक भी बात पहुंचे कि इस समय वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है और वर्तमान में क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो महायुद्ध की स्थिति बनी हुई है, और ये अगर ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाता है, माहौल बन जाता है, तो ये सबके लिए नुकसानदेह है। और ये कहना कि यहां पर सिर्फ यूक्रेन का नुकसान होगा या रूस का नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। आर्थिक मंदी के दौर से हम लोग पहले ही गुजर रहे हैं, जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं, और ये सारे मुल्कों का हाल इस समय खराब है। पहले चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर चली, उसके बाद कोरोना की मार। एक बात समझनी पड़ेगी कि जो सन्नाटा छाया था लॉकडाउन के समय, और ये वाला जो सन्नाटा, इसमें जमीन आसमान का अंतर है यूक्रेन में। यहां पर समझदारी से काम लेना है। अब 11वां दिन है, ये समझना पड़ेगा कि यूक्रेन अगर ये समझे, उनकी कूटनीति कहे या उनकी रणनीति,
ये समझें कि पुतिन क्या चाहते हैं। पुतिन ये चाहते थे कि नाटो के साथ ना जाएं, और इस समय अब वो मानने वाले नहीं है। यहाँ पर अगर भले ये सीज फायर की बात कर रहे हैं, उसका भी उल्लंघन हो रहा है बार बार। यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर इस समय वो चाहते हैं कि ऐसे सत्ता पे उसको काबिज करा जाए, उस नेता को, कि जो उनकी भाषा बोले, कि ये मानने वाले नहीं है कि जेलेंस्की को बिठाएंगे। तो यहाँ का बीच का रास्ता निकलना चाहिए। जेलेंस्की को समझदारी से काम करना पड़ेगा। अभी तक उन्होंने समझदारी दिखाई, जो कोई भी नेता से उम्मीद करी जाती है। अब कम से कम उनको समझदारी करनी चाहिए कि यूक्रेन के हित में जो बात हो, और जो वहां के निवासी हैं कि यहाँ पर वो समझौता करें, और बीच में वहां पर बाकी मुल्कों को लेके आए जो भी उनको, जो उनके भरोसे के पात्र हैं। और साथ में क्योंकि यहाँ पर उनको नहीं गद्दी पे बिठाया जाएगा। ये अगर वो इस गलतफहमी में है कि रूस मानेगा कि जेलेंस्की को बिठा देंगे, तो ये बात बिल्कुल ये इसकी संभावना बिल्कुल है ही नहीं कहीं से भी। और यहाँ पर जो यूक्रेन, वो किसी और मुल्क में चले जाएं। अभी पहले जाते तो भगोड़ा बोला जाता उनको, अब तो कम से कम वो डट के खड़े हैं, तभी सारे मुल्क उनको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। और चाहे यूनाइटेड नेशंस में या बाकी मुल्कों ने उनको उनका लोहा माना है। लेकिन अब कम से कम समझदारी ये कहती है कि आप हित में करें जो यूक्रेन के है, और वो ये तभी मुमकिन होगा कि रूस के साथ बातचीत करें, वार्ता करें, और वो रूस ऐसे नेता को वहां पर बिठाएगा सत्ता में जो उनकी भाषा बोले, और उससे सबका भला हो जाएगा। विपिन शर्मा जी, जानकारी अभी ये भी मिल रही है कि अमेरिका जेलेंस्की को यूक्रेन से निकालने की तैयारी में लगा हुआ है। कई सेनाएं जो है वहां पर भेजी गई है, बड़ी सुरक्षा भेजी जा रही है। इस पर बोलूंगा, शतरंज के खेल में अगर राजा मर जाता है तो सारा खेल खत्म हो जाता है, ये बात तय है। तो इसलिए वो अगर निश्चित बात है, एक प्रोपेगेंडा भी चला था, यानी कि अमेरिका जेलेंस्की को बचाने में भी अपनी कोई नीति लगा रहा है, उसका खुद का कोई स्वार्थ छुपा हुआ है, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। सर्वेश्वर जी, आपका हम रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सर्वेश्वर पाठक जी, आपका रुख करेंगे। सर, जेलेंस्की अब क्या समझदारी दिखाएं, राष्ट्रहित में क्या है अब जेलेंस्की के हाथ में जो वो अपने देश को बचाने के लिए इस समय कर सकते हैं? देखिए, जेलेंस्की की बेवकूफी का नतीजा पूरा यूक्रेन भुगत रहा है। और अब वो देखिए, उन्होंने हर तरीके के जो हथकंडे हैं वो अपना लिए। वो पहले यूरोपियन यूनियन से लेके नाटो के मतलब समीप खड़ा था कि हमें ले लो। उसके बाद बार बार दबाव बनाता रहा कि आप हमारी मदद करो, गुहार लगाता रहा। जब ये हमला हो गया रूस का, तो फिर उन्होंने फिर से नाटो को कहा कि आप हमारी मदद करो। अमेरिका ने उसे सेफ पैसेज देने की घोषणा की, लेकिन वो मना कर दिया और कहा कि मुझे राइट नहीं चाहिए, मुझे हथियार चाहिए। अब देखिए, अभी उसने जो कल अमेरिकन सीनेट से ये उसका जो संवाद हुआ था, उसमें ये बोला कि आप हमें लास्ट टाइम जिंदा देख रहे हैं। तो एक भावनात्मक अपील, जो इमोशनल अपील भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर यूक्रेन का प्रूव करने की कोशिश की कि ये जो संकट है, अगर उसके द्वारा खड़ा किया गया या उसका अहम रोल है, तो वो देश के साथ खड़ा है, ना कि देश छोड़ के भाग गया। अब देखिए, अमेरिका का क्या रोल है वहां पे अफगानिस्तान में, जो इसमें वहां के राष्ट्रपति को भी यही ऑप्शन दिया कि आप देश छोड़ के चले जाओ। वहां के राष्ट्रपति ने ये ऑप्शन सहर्ष स्वीकार किया और देश छोड़ के भाग गए, और पूरे अफगानियों को एक तालिबान हुकूमत के अंदर छोड़ गए। यहाँ पे जेलेंस्की अपने आप को एक मजबूत वर्ल्ड लीडर मतलब बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। दूसरी तरफ ये भी गुहार कर रहा है दूसरे देशों से, नाटो से स्पेशली बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। जो लास्ट में मुंह की खानी पड़ी वो था कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करवा दिया जाए नाटो के द्वारा। वो भी नाटो संगठन ने उसको खारिज कर दिया। अब उसके पास कोई चारा नहीं है। उसको लग गया है कि जो रूसी सैनिक है अब न तब वो कीव पे कब्जा कर लेंगे, क्योंकि देखिए, रूसी उतने आक्रामक तरीके से यूक्रेन में हमला नहीं कर रहे हैं। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। वो बहुत कम, जो कहते हैं ना मानव जो क्राइसिस है उस पे, मतलब जो किसी यूक्रेन के जो निवासी है उसको ज्यादा परेशानी ना पहुंचे, नहीं हुए हैं, क्योंकि वो अगर अपनी पूरी आक्रामकता दिखाते तो 2 दिन में ही पूरा का पूरा यूक्रेन उनका हो जाता, ये सब जानते हैं। लेकिन क्या मॉस्को पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है सर्वेश्वर जी?
देखो मॉस्को पे तो बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और उसका असर पूरा विश्व भुगतेगा और भुगतेगा, क्योंकि केवल अगर अभी मान लीजिए 12-13 दिन बाद युद्ध समाप्त हो जाती है तो पोस्ट वार जो है मॉस्को का बहुत बड़ा रोल होगा। उसको यूक्रेन में किन किन विरोधों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मॉस्को पे जो मतलब सबसे बड़ा संकट है वो है आर्थिक संकट। आप देखिए अभी जो लेटेस्ट हुआ है वीजा और इस कार्ड होल्डर्स जो वहां पे थे उसको बैन कर दिया कि वीजा अब जो भी सपोज मैं वीजा कार्ड होल्डर हूं, मैं यूज करता हूं, इवन रसिया अभी जाऊं तो मैं उस कार्ड को यूज नहीं कर सकता, उसी तरह वहां के निवासी नहीं कर सकते। आप देखिए यूएस में जो रशियन बिलियनियर थे उनके कितने बड़े बड़े बंगले थे उनको वहां से हटाया जा रहा है। मतलब जो भी रशियन एसेट्स हैं बाहर उस पे कब्जा किया जा रहा है। $600 बिलियन जो उनका रिजर्व था वो भी अमेरिका ने उस पे सैंक्शन लगा दिया है। तो आर्थिक संकट का सामना पूरा विश्व को करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए कि इस आर्थिक संकट में क्या क्या चीजें उभर के आ रही हैं। तेल प्राइस की कीमतें तो आसमान छू ही रही है। रसिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा गैस का उत्पादक देश है और तीसरा यूएस और सऊदी अरेबिया के बाद तीसरा तेल का बड़ा उत्पादक देश है। और ये जो गैस है ये सप्लाई होती है आपको पूरे यूरोपियन कंट्री में और वो सस्ते दामों पे सप्लाई हो रही है। अमेरिका ने ये तो सैंक्शन करवा दिया, स्विफ्ट से भी उसको कटवा दिया, लेकिन एनर्जी जो चीजें हैं जो गैस और ऑयल है उस पे सैंक्शन नहीं लगा है अभी तक। तो इस चीजों को भी समझने की कोशिश करेगी कि आखिर अमेरिका ने इतना बड़ा जो प्रोपेगेंडा करवाया, यूक्रेन को भड़काया, रूस पे आर्थिक संकट लगा रहा है जिसका पूरा मतलब आंशिक हम नहीं कह सकते, बहुत बड़ा प्रभाव हमारे भारत वर्ष पे भी पड़ने वाला है। पर अमेरिका सीधे टक्कर में आ जाए रूस की, ये तो संभावना पहले से ही कमी नजर आ रही थी। वीएन झा जी आपका एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे। एक तो सर मैं नो फ्लाई जोन के बारे में चाहूंगी कि आप विस्तार से जानकारी दें, और इसके अलावा वैसे तो इसे नेटो संगठन ने इनकार कर दिया है लागू करने से, लेकिन क्या यूक्रेन को नहीं पता था कि अगर ये लागू होता तो ये सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए नो फ्लाई जोन वो होता है जहां पे कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी एरियल वेपन्स जो हैं वो बिना परमिशन के फ्लाई नहीं कर सकते हैं। सीधी तरह से ऐसा होता है कि ये वो जोन है जहां पे कि आपका अपना रेडार कंट्रोल है और आपका जो अपना एयर डिफेंस है वो वहां पे इस तरह से सक्षम है कि अगर कोई भी दुश्मन का एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स या और कोई चीज अगर आए तो उसको आप मार गिराएं। तो ये होता है नो फ्लाई जोन। अब यहाँ पे नो फ्लाई जोन अभी यूक्रेन का तो है नहीं। यूक्रेन का जितना एयर डिफेंस का साजो सामान था, यहाँ तक कि उनके S-300 मिसाइल्स वो सारे युद्ध के 2 दिन के अंदर में सारे लगभग निष्क्रिय हो गए हैं। अब उसके बाद अगर वो नेटो से गुहार लगा रहा है कि ये नो फ्लाई जोन बनाओ, तो इसके 2 तरीके हैं। या तो नेटो के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो आके बहुत सारे जगहों पे यूक्रेन के अंदर में स्थापित करे, वहां पे लगाए और उसको खुद संचालन करे। और दूसरा ये होता है कि एरियल प्लेटफॉर्म एक होता है जिसको बोलते हैं एवैक्स, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अगर एक एवैक एयरक्राफ्ट कहीं भी अगर फ्लाई कर रहा हो और उसको बैकअप करने के लिए उसके फाइटर एयरक्राफ्ट उसको टो कर रहे हो, मतलब उसको फॉलो कर रहे हो, तो इस तरह से नो फ्लाई जोन स्टैब्लिश किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके दुश्मन को भी एवैक्स होगा, अगर आपके दुश्मन को S-400 जैसे परिष्कृत मिसाइल्स हैं, तो वो आपके जहाज को ये जो एवैक्स है उसको अपने एयर स्पेस में रहने ही नहीं देगा। तो इसलिए ये बिल्कुल जो टेक्नोलॉजिकली है, टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। जब तक नेटो इसमें इन्वॉल्व ना हो तब तक ये नो फ्लाई जोन जो है वो पॉसिबल नहीं है। जेलेंस्की बेचारा क्या करे, वो एक कॉमेडियन था, उसको राष्ट्रपति बना दिया गया है, उनको इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तो ये नो फ्लाई जोन जो है
टेक्निकली तब तक सर, पॉसिबल मैं नहीं है एक चीज और जब आपसे समझना चाह रही हूँ। देखिए, अक्सर अभी तो पूरे भारत में भी इसी युद्ध को लेकर चर्चा चल रही है। कई बार हम बहस करते हैं या बातचीत करते हैं तो जितना सहज और सरल कई बार हम पोर्ट्रे कर देते हैं व्लादिमीर पुतिन को, क्या वाकई में वो इतने सहज और सरल हैं इस पूरे युद्ध में? जो पटकथा उन्होंने पहले से लिख दी थी, उसको जानने के बाद भी क्या हम ये कहेंगे कि नहीं, अंततः रूस के पास यही एक विकल्प बचा था कि वो तबाही तबाही फैला दे पूरे देश में? बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरह का क्वेश्चन आप पुतिन के बारे में मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जेलेंस्की के बारे में बताता हूं। जेलेंस्की ने युद्ध के तीसरे दिन अपने आम नागरिकों को कहा कि आप सब लोग बंदूक उठाओ, आप सब लोगों को मैं जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल है, चाहे वो जैवलिन मिसाइल हो, चाहे दूसरा मिसाइल हो एयरक्राफ्ट को गिराने का, तो वो मिसाइल दे रहा हूं। अपने खिड़की पे बैठ के, अपने दरवाजे पे बैठ के दुश्मन को शूट करो। उसने लगा दिया अपने सिविलियंस को। अब सिविलियंस उसका प्रकोप झेल रहे हैं, तो क्या उनका ये क्या आकलन था उनका कि उनके सिविलियंस जो है वो बच जाएंगे? अब आता हूं पुतिन पे। पुतिन ने जब ये सारा एस्टिमेशन लगाया था, तो पुतिन तो खुद वॉर नहीं लड़ेगा, उसके सेना वॉर लड़ेंगे। अब उसके सेना की पृष्ठभूमि देखिए, कितने वॉर्स उसने लड़े हैं। सबसे पहला वॉर उसने लड़ा था 91 से 93 में, जब एक मुट्ठी भर का एरिया अफकाजा जॉर्जिया के लिए था। उसके लिए रूस को लगभग 1.25 साल लड़ना पड़ा था, छोटे से एरिया के लिए। मैं थोड़ा सा और समझ लेता हूं आपको। इसी तरह से 1994 से अभी 2017 तक चेचनिया के ऊपर में लड़ाई चल रही थी। फिर 2015 से लेके 22 तक सीरिया में कैंपेन चल रही थी। तो अभी तक रूस की ये हिस्ट्री नहीं है कि कोई भी वॉर वो अगर स्टार्ट करता है तो उसको स्विफ्टली खत्म कर ले, जल्दी से उसके ऊपर में अपना कब्जा कर ले और उसको खत्म करे। तो अभी तक रशिया का ये रिकॉर्ड नहीं है। अब जहां तक इसकी सवाल आती है यूक्रेन की, तो यूक्रेन के खिलाफ वो 2013-14 में भी लड़ चुका है। डोनबास एरिया में 2013-14 में भी लड़ चुका है। उसको यूक्रेन की शक्ति का पता था। तब फिर ऐसा क्या हुआ कि जब उसने 24 तारीख को जो शुरू किया हुआ है, ये जल्दी से खत्म नहीं कर पाया। आज 11 दिन है और आज के दिन तक मुश्किल से 20% एरिया जो है वो इनके कब्जे में आया हुआ है। विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे कि 11 दिन होने को आ गए हैं, पूरे हो गए हैं 11 दिन, बावजूद इसके ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अभी भी कीव के इतनी ज्यादा करीब नहीं पहुंची है रूसी सेना। बड़ी वजह क्या है? चर्चा इस पर विस्तार से करेंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। विपिन शर्मा जी, एक बार मैं फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। अब बात चीन की कर लेते हैं। सर, चीन ने मॉस्को के पक्ष में जन समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? क्या चीन को ये गलतफहमी हो रही है या वो किसी भ्रम में है कि अगर वो भारत की 5 फिंगर पर इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो रूस उसका साथ देगा? देखिए, उसका सवाल पैदा नहीं होता रूस की कि रूस चीन का साथ देगा। रूस भी तटस्थ ही रहेगा। जो भारत की कूटनीति है बाकी देशों के मामले में, यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, रूस हमारा पुराना मित्र है और इस बारी जो हमारी सरकार ने जो अपना रवैया अपनाया है वो बिल्कुल सही है। और वही रवैया हम लोगों ने पहले भी 1961 में जब बर्लिन का मुद्दा उठा था, तब भी पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी बिल्कुल तटस्थ रहकर किसी का पक्ष नहीं लिया था। तब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी अलग अलग थे और वहां पर एक धड़ा जो था उसका रूस समर्थन करता था, एक धड़े का अमेरिका करती थी समर्थन। अभी यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। पाकिस्तान से ज्यादा खतरा हमारे को चीन से है और यहाँ पर LAC पर जो चुनौती बना के चीनी सेना बैठी हुई है उससे हमें 24 घंटे 365 दिन सचेत रहना है, क्योंकि यहाँ पर कमांडर लेवल की हमारी उनके साथ वार्ता हुई है, 10-11 वार्ताएं हुई हैं, लेकिन वहां पर चीन पे कभी भी भरोसा नहीं जता सकता। और सबसे बड़ी बात है, विस्तारवाद की नीति रही है चीन की। तो चीन इस
मौके की तलाश में था कि हिंदुस्तान कुछ ऐसा रूस के खिलाफ वोट डाले ताकि उसका फायदा उठा पाए चीन और रूस का समर्थन ले पाए, ताकि वो हिंदुस्तान के खिलाफ कर देता रूस को। लेकिन ऐसा हिंदुस्तान ने करा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ अपने पुराने मधुर नाते खराब नहीं करेगा रूस से, और साथ में दूसरा पहलू चीन का भी था, क्योंकि कूटनीति का मतलब यही है कि आपको सारे पहलुओं को मद्देनजर रखना है और तभी कोई फैसला लेना है। ये कोई जल्दबाजी वाला फैसला नहीं हो सकता कि जल्दबाजी में आप अपनी कूटनीति में कोई ऐसा फैसला ले लें जिससे देश को नुकसान हो। तो यहाँ पर चीन की अगर हम बात करें, चीन इस समय गिद्ध की नजर लगा के बैठा है कि वो ताइवान पे भी हमला कर सकता है, क्योंकि यहाँ से प्रेरणा लेते हुए रूस से, कि रूस ने जो हाल यूक्रेन का करा है, लेकिन वो इस समय एक फेंस सिटर की तरह बैठा हुआ है, देख रहा है कि दुनिया का क्या उस पे एक रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है। वो देख रहा है कि प्रतिबंध कितने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात है चीन की मोनोपोली है अगर हम ट्रेड की बात करें, क्योंकि बार बार ये बात चल रही थी कि हम इतने वर्षों से, अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें कि हम क्यों बात करते हैं आत्मनिर्भर बनने की, क्यों बात करते हैं स्वदेशी अपनाने की, वो मौका, वो वक्त आ गया जब हमारे को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और तवज्जो देनी पड़ेगी उत्पादन को, ना कि व्यापार को। इतने वर्षों से, इतने सदियों से हम लोग तवज्जो देते आए हैं व्यापार को। अब वक्त आ गया है कि हमें उत्पादन को तवज्जो देनी चाहिए, और ताकि हम चीन का डट के मुकाबला कर पाए। अभी जब अतिक्रमण करने की कोशिश करी चीन ने LAC पर, तो वहां पर हमने उनके चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए, उनको उनकी भाषा में जवाब दिया, और बुलेट्स और वॉलेट्स की मार देने की बात चली। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर रूस के साथ किसी भी हालत में हम लोगों को अपने रिश्ते नहीं खराब करने, क्योंकि वो हमारे हित में नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि रूस के साथ हमारे कई तरह के व्यापारिक नाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि रूस के साथ, रूस हर एक वक्त हिंदुस्तान का उसने साथ दिया है। और यही अगर हम यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन ने खिलाफत करी थी जब हमने 370 हटाया था, और सबसे बड़ी बात है जब न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी हमने 1998 में, वहां पर भी हिंदुस्तान की खिलाफत करी थी यूक्रेन ने। कश्मीर के मुद्दे पर यूक्रेन ने बोला था कि यहां पर हस्तक्षेप होना चाहिए, जो कि द्विपक्षीय मामला है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला है कश्मीर। अब लाहौर पैक्ट की बात करें, शिमला एग्रीमेंट की बात करें, तो यहां पर ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए हमने रूस के साथ अपने नाते खराब नहीं करने, और साथ में हमें सचेत रहना है चीन को लेकर, क्योंकि यहाँ पर चीन की विस्तारवाद की नीति है। यही बात प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बोली थी। उन्होंने बोला था कि दो सबसे बड़ी चुनौतियां देश के सामने, आतंकवाद, मतलब उन्होंने इशारा करा था पाकिस्तान की तरफ, और विस्तारवाद चीन की तरफ इशारा करा। और ये अभी हम देख रहे हैं विस्तारवाद, भले ही रूस ने भी विस्तारवाद की नीति अपनाई है, लेकिन हम यहाँ पर अपनी कूटनीति में बदलाव नहीं ला सकते, हमें तटस्थ ही रहना पड़ेगा। ये कोई और मुल्क करता तो वहां पर हम उसके लेकिन खिलाफ सर वोट बड़ा डाल सकते थे। कथनी और करनी में अंतर उस समय महसूस होता है जब वो राष्ट्र के नाम संबोधन में कह तो देते हैं चीन को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ उसी समय आंकड़े आ रहे होते हैं कि चीन के साथ हमारा व्यापार लगातार बढ़ रहा है। ये 6-7 ऐप बैन कर देने से क्या हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं क्या? ये किस तरह की कथनी और करनी में अंतर है? मैं आपसे लूंगी जवाब। एक बार मैं सर्वेश्वर पाठक जी का रुख कर लेती हूँ। सर्वेश्वर जी, ये सरहदों पर जाकर नहीं हो रही है सर लड़ाई, ये शहरों में जाकर हो रही है। इन हालातों का जिम्मेदार किसे ठहराएंगे आप? देखिए, हालातों का जिम्मेदार ठहराने की बात है। देखिए, हम सरहद से आजकल का वो लड़ाई कन्वेंशनल वॉर नहीं हो चुका है। जैसे रसिया ने पहले यूक्रेन में साइबर अटैक से लेके बहुत सारे ऐसे चीज किए जो वहां को तबाह किया जाए। अभी रसिया यूक्रेन पे कैसे हमला कर रही है, वो उसको पूरी तरह मिलिट्री बेसिस खत्म कर रहे हैं, जिसको कहते हैं डीमिलिटराइज कर रही है, कि उसके जितने भी मिलिट्री प्रतिष्ठान थे खत्म कर रहे हैं। हम चाइना के साथ पूरा फुल फ्लेज वार में अभी नहीं जा सकते, हमें जैसे उसके जितने बिजनेस मॉड्यूल है। अब देखिए, भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक हो गया मोबाइल फोन का चाइना के बाद, तो हमारा उसमें अग्रणी है। हम चाइनीज कंपनियों को मात देने पे आए। हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इस बार के बजट में भी इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देने की बात की है, उसके लिए आर्थिक पैकेज भी दिया है। तो हम अगर चाइना का मुकाबला वर्ल्ड लेवल पे करना चाहे तो हमें उसके जो आर्थिक चीजें हैं उसको तोड़ना पड़ेगा। चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री कहा जाता है, तो और इंडिया
वर्ल्ड का ऑफिस बोला जाता है और हम सॉफ्टवेयर में अग्रणी थे। लेकिन अभी देखिए एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, चाइना उसमें वर्ल्ड में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो हमें जो है, हमारा जो कोर वैल्यू है, हमें अपने डिफेंस जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, स्वदेशी निर्माण, जो हमारे दिवंगत जो हमारे सीडीएस थे वो भी इसी बात पे जोर दे रहे थे कि चाइना का मुकाबला हम तभी कर पाएंगे जब हमारे यहाँ अपने जो मिलिट्री उपकरण है हम खुद बनाएंगे। और देखिए बहुत बड़ी कंपनियां सब आ रही है भारत में, भारत सरकार के ऑफर को लेने के लिए। अभी हमने जो बरेली में क्लासनिकोव बनने वाला था रसिया के सहयोग से, अभी उसमें थोड़े संकट के बादल आ गए हैं क्योंकि जो आर्थिक प्रतिबंध रसिया पे लगा है। और धीरे ब्रह्मोस को देखिए हमने ज्वाइंट कोलैबोरेशन में डेवलप किया। तो चाइना को टैकल करना है तो जैसा सर ने, विपिन सर ने बोला कि हमने उनके कितने ऐप को बंद कर दिए, $1 बिलियन में उनको नुकसान हो रहा है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते वो हमारे इंडिया से कितने पैसे कमा रहे थे। हमने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में चाइनीज कंपनियों को अब बाहर कर दिया। कम्युनिकेशन के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें चाइनीज कंपनियों को हमने पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया है। ये हमारे जो टेंडर प्रोसीजर होता है उसमें पूरा मेंशन कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि केवल बॉर्डर पे रह के ही लड़ाई लड़ी जा सकती है, दूसरे वे में भी आप उस देश को तबाह कर सकते हो, मतलब लड़ाई लड़ सकते हैं। तो रूस ने ये युद्ध का रास्ता क्यों अख्तियार कर लिया सर? रूस ने युद्ध का रास्ता इसलिए अख्तियार किया कि आप देखिए अमेरिका शुरू से रसिया को दबाने के लिए, जब 1991 में यूएसएसआर बना तो यूएसएसआर का विघटन किया गया, तब से जो विघटित रसिया से अलग हुए उसमें से बहुत सारे देशों को नाटो का सदस्य बना दिया गया और धीरे धीरे अमेरिका अपना विस्तार करता रहा, यूक्रेन तक को शामिल। अगर कीव में नाटो का हेडक्वार्टर कहते हैं, मतलब नाटो का सदस्य बन जाता यूक्रेन, तो जो वहां से यूक्रेन से मॉस्को की दूरी 1600 से 1700 किलोमीटर होती, जो रसिया कभी नहीं चाहता है। और क्योंकि यूक्रेन जो है रसिया के एकदम बॉर्डर से सटा हुआ देश है। और देखिए यूक्रेन अगर क्षेत्रफल के मामले में देखेंगे तो हमारे यहाँ के एमपी और राजस्थान को मिला दीजिए तो इतना बड़ा देश है, कोई छोटा देश नहीं है यूक्रेन। तो रसिया उसको डीमिलिटराइज, वही कि नाटो का सदस्य ये ना बने और उसके सारे मिलिट्रीज के जितने भी एस्टैब्लिशमेंट है सबको खत्म करे, जिससे कि भविष्य में अगर कुछ ऐसा होता भी है तो रसिया पे अमेरिका का उतना प्रभुत्व नहीं हो पाएगा। और अभी देखिए अमेरिका की क्या मतलब स्थिति है वो जग जाहिर हो चुकी है। 20 साल तक वो अफगानिस्तान में रहा, 2011 तक वो ओसामा को मारा, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता रहा, वहां पे करीब 2400 से 2500 अमेरिकन सैनिक या नाटो अमेरिकन सैनिक मरे और उसमें नाटो के भी कुछ मरे। लेकिन जो दूसरी बात देखने वाली है, करीब 3000 से ज्यादा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर मरे। तो अमेरिका आखिर वहां पे भी बैठ के कुछ हासिल नहीं किया, तो रसिया ने उसको भांप लिया कि ये हमें गिदड़ भभकी ही दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। और जो यूक्रेन को जो प्रॉपर कंट्रोल करना था वो मिलिट्री के द्वारा ही कर सकते थे। आप आर्थिक प्रतिबंध कितना कर सकते थे, क्योंकि यूक्रेन भी जो है अगर यूरोप को बहुत बड़ा फूड सप्लायर है, वहां से भी यूक्रेन से भी जो गैस है वो यूरोप को जाता है। जी। आप मक्का और गेहूं की जो सप्लाई है यूक्रेन से, उसका बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप को जाता है। रसिया भी इसमें अग्रणी है, लेकिन यूक्रेन का भी अपना अलग योगदान है। तो यूक्रेन को पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेने के लिए उसको मिलिट्री का रुख अख्तियार करना पड़ा रसिया को। ठीक है, वीएन झा जी एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। सर 2 सवाल है मेरे। एक तो पहला मैंने सवाल यही पूछा था कि आखिर इतने लंबे समय तक ये जंग क्यों चली, और दूसरा मेरा सवाल है कि क्या आपको ऐसा लगता है सर यूक्रेन को एंटी एशिया हब बनाया गया, पश्चिमी देशों और नेटो की गलत नीति की वजह से ये युद्ध छिड़ा है? देखिए युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है ये तो बिल्कुल सर्वविदित हो गया अभी कि ये यूरोप और नेटो का इंटरेस्ट था कि जेलेंस्की को मोहरा बनाया गया है
आज नेटो को, यूरोप को एक बना बनाया चेस बोर्ड मिल गया है यूक्रेन में, हाँ, जिसपे जेलेंस्की उनका मोहरा खड़ा है। और अगर जेलेंस्की मान लीजिए पिट भी गया तो फिर वो किसी और को मोहरे को वहां पे खड़ा करने की कोशिश करेगा। दो तीन चीजें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जी सर। एक तो जैसे विपिन जी ने कहा था, जर्मनी का 60s का उन्होंने हवाला दिया था। जी। उन दिनों में इंडिया नॉन अलाइन मेंबर्स की थी, नॉन अलाइनमेंट में थी, तो इसीलिए किसी एक का साथ देना उन दिनों में था ही नहीं इंडिया के हक में। दूसरा चीज जो आपने पूछा था कि आपने छोटे छोटे सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन चीन से इतना आयात आपका क्यों है? पल्लवी, मुझे बड़ी खुशी होती कि आपने थोड़ा सा इस पे रिसर्च किया होता है। अभी सबसे बड़ा इंपोर्ट क्या हो रहा है चीन से? कच्चे माल, इलेक्ट्रॉनिक्स के कच्चे माल और कुछ और एरिया में जो कच्चे माल हैं वो वहां से आता है। और आपने अभी सुना होगा आज से लगभग 1 साल पहले कि अब हमारा अपना खुद का चिप बनाने का जो स्टेशन से मैन्युफैक्चरिंग है जी जी वो शुरू हो गई है। जी, तो इस तरह से कच्चे माल को लेके चाहे वो आपको चीन से लेना पड़ा, उससे आप अपनी जो आर्थिक क्षमता है उसको आप बूस्टअप करो, आप स्वावलंबन को उसमें अख्तियार करो। और आने वाले समय में जो कच्चा सामान आप दूसरों से मंगवा रहे हो, आप खुद को यहाँ पे बनाने की कोशिश करो, वो समझ में आती है। और इसीलिए ये जो आप देख रहे हो इंपोर्ट चाइना का थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो उस मामले में बड़ा है। और लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, युद्ध का रास्ता क्यों अख्तियार किया? सर्वेश्वर जी ने आपने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया हुआ है, लेकिन सबसे जो इंसाइटिंग, जो फ्लेम इनटू फायर जिसको बोलते हैं ना, कि आपने माचिस की तीली डाल दी, वो ये था कि जब 20 तारीख के रात में पुतिन ने ये डिक्लेयर किया था कि हम ये लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र एरिया घोषित करते हैं, और उसमें अपना कौन सा सेना का नाम दिया था उन्होंने, जो भी रक्षा सेना का नाम दिया था वो उन्होंने वहां पे भेजा। लेकिन उसके बाद में गोलाबारी शुरू कर दी यूक्रेन ने। तो जब यूक्रेनी सेना ने डायरेक्टली रूस सेना के ऊपर में गोलाबारी की, इससे वो इंसाइट हुआ। इसीलिए आपने सुना होगा कि 23 तारीख के रात में उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी रूस की, उसमें डिसाइड किया गया है कि जो हमारी सेना पे डायरेक्टली अटैक करेगा अब हम उसको लेने जा रहे हैं। और इसीलिए ये लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई खिंचती जा रही है। मैंने आपको बताया 2-3 चीजें। एक तो रूस का जो प्लानिंग है, मिलिट्री प्लानिंग, वो शायद अलग तरह का है। वो जल्दी से किसी पे कब्जा लेके बात को खत्म कर देना शायद वो उसके पल्ले में नहीं है या वो नहीं चाहती है। दूसरी चीज, आप पूरी हिस्ट्री देख लीजिए। मैंने आपको बताया 4 लड़ाइयां जो कि बहुत लंबी खिंची है, यहाँ तक कि जॉर्जिया की मुट्ठी भर जमीन के लिए रूस को लगभग 7 साल तक वहां पे लड़ाई करते रहना पड़ा है। चेचनिया लगभग 17 साल रूस वहां पे उलझा रहा है। तो और ये सीरिया तीसरा चीज है। तो इसीलिए लंबा लड़ाई खींचने का शायद रूस के जो मिलिट्री है उसकी प्लानिंग की वो बात है। और सबसे बड़ी बात एक चीज मैंने कहा ना कि मेंशन करना चाह रही थी सर। देखिए, ये रूस को पहले से पता होगा कि जब वो यूक्रेन पर हमला करेगा, भले ही यूक्रेन की तरफ से शुरुआत की गई हो, उसने क्या पहले से विचार नहीं कर लिया होगा कि इसके बाद किस तरह के प्रतिबंध उस पर लगने वाले हैं? यूएनएचआरसी किस तरह की कार्रवाई या किस तरह के प्रतिबंध उस पर लगा सकता है? सारी चीजें सोच समझकर ही रूस ने इतना बड़ा कदम उठाया होगा ना। देखिए, प्रतिबंध लगाएगा ये पता था, लेकिन प्रतिबंध इस कदर तक जाएगा, इस हद तक जाएगा कि आप रूसी एयरक्राफ्ट को दूसरे देशों में जाने से रोक देंगे। बाकी सारे देश रूसी हवाई जहाजों के लिए, एयरफ्लोट के लिए एयर स्पेस बंद कर देंगे। आपके यहाँ पे जितने मल्टी नेशनल कंपनीज हैं उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से रूस को अलग कर दिया। तो इस तरह जो एक के बाद एक जो सैंक्शंस बढ़ते गए, इसकी रूस ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन वो अभी भी इससे घबराया हुआ नहीं है। अगर घबराया हुआ होता तो उसने अभी कोई न कोई एक रास्ता निकाल लिया होता कि चलो सीज फायर करते हैं। लेकिन आपने ये देखा, आज भी जो बात हुई है इसकी पुतिन की, आज भी पुतिन ने यही कहा है कि अगर
अगर यूक्रेन मेरी बात मानता है और अपने हथियार डालता है तो आगे सीज फायर होगी, नहीं तो सीज फायर नहीं होगी। मांग मतलब एक भी तो नहीं है रूस सर, कितनी बेटर नहीं मांगे है। हैं? रूस की कितनी मांगे हैं? एक दो मांग होती तो समझ में भी आता, उसकी मांगे ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नहीं नहीं नहीं, अभी सिर्फ एक मांग रह गया है। जी। डोनबास पे उसका कब्जा हो गया है। हाँ। डोनेस्क और लुहांस्क वो उसके सेना के अंदर में आ गई है, तो वो तो उसका एम पूरा हो गया। दूसरा एम था यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना। तो डीमिलिटराइज करने के लिए जो वहां पे, डीमिलिटराइज क्यों कह रहा था वो, कि नेटो को वहां आने नहीं देगा। तो नेटो को वहां पे आने नहीं देगा, इसकी यही शर्त है कि डीमिलिटराइज हो, या तो वहां की सेना समर्पण करे, या फिर लिखित में लिख के दे कि वो नेटो को ज्वाइन नहीं अभी करेगा। जानकारी यहाँ मिल आके रही बात है होती कि है। जेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे के साथ बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। अभी इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि कब ये बातचीत होगी। विपिन शर्मा जी, आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विपिन शर्मा जी, आपका रुख करेंगे। सर, मेरे दो सवाल हैं। पहली बात तो मैं यही जानना चाह रही थी कि नेटो को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। नेटो तो बड़े आराम से एक सुरक्षित जगह पर बैठकर सारा तमाशा देख रहा है, और हिटलर किसे बताया जा रहा है? व्लादिमीर पुतिन को। तो नेटो ने अपनी क्या भूमिका निभाई इस पूरे युद्ध के दौरान? और दूसरा मेरा सवाल ये था, क्योंकि हमारी लगातार साथ में ये भी चर्चा चल रही है कि चीन के साथ भारत का आने वाले समय में क्या हो सकता है, आयात को लेकर बात चल रही है। सर, मैंने झा साहब को रोका नहीं बीच में, लेकिन मैंने जानकारी जुटाई, ये पहली बार हुआ है कि भारत ने 125 अरब डॉलर का आयात किया है चीन से। ये पहली बार है। 100 अरब डॉलर से ज्यादा का आयात। हमारा इतना ज्यादा आयात बढ़ रहा है, निर्भरता बढ़ रही है, ये चिंता का विषय नहीं है क्या? विपिन शर्मा जी। निश्चित बात है, चिंता का विषय, तभी तो बार बार बोला जाता है हर एक मन से। ये हमने बात कोरोना काल में सीखी, और जब ये चीन ने अतिक्रमण शुरू करा एलएसी पर, तो हमने बोला आयात और निर्यात में आपस में सामंजस्य बैठना चाहिए, क्योंकि ये आप पता चले कि आप इंपोर्ट करे जा रहे हैं और एक्सपोर्ट उसके मुकाबले हो नहीं रहा, तो फिर आप कैसे गाड़ी चलाएंगे? देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं आप, दूसरे की अर्थव्यवस्था को तो मजबूत कर देंगे और अपना भट्टा बिठा देंगे अर्थव्यवस्था का। तो ये बात, ये कहीं की समझ नहीं होती। यही कारण है कि आवाजें उठने लग गई हर एक मंच से, और ये बात समझ आने लगी कि यहाँ पर हमारे को अपनी नीतियों में, आयात निर्यात की नीतियों में, अपनी फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी में यहाँ पर हमारे को सुधार करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, तभी काम चलने वाला है। तभी आप देश को, जब देश के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, तो कैसे बनेगा? और सबसे बड़ी बात है कि जो यूक्रेन है वो सूरजमुखी का जो तेल है उसका स्रोत है, और सबसे बड़ी बात है कि वहां के किसान ये युद्ध करके वो खेती नहीं कर पाएंगे, तो पहले ही जो खाद्य तेल है उनके दामों में आसमान छू रहे हैं उनके दाम, तो वो उससे हिंदुस्तान को नुकसान होगा। और अगर हम रूस के संदर्भ में बात करें, तो रूस से रक्षा की जो उनका हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, जो उनके तकनीकी हमारे को सारी मदद मिलती है, उस $60 अरब का हम लोग उनके साथ व्यापार कर चुके हैं। तो यहाँ पर उनपे जो प्रतिबंध लगा है, तो उससे नुकसान हिंदुस्तान को भी होगा, नुकसान सारे मुल्कों को होगा। जर्मनी भी बचने वाला नहीं है, इजराइल भी बचने वाला नहीं है, सबके अपने निजी स्वार्थ इसमें छुपे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आपने दो सवाल पूछे नाटो को लेकर, सबसे पहले मैं उसका उत्तर दूंगा। देखिए, नाटो ने तमाशा देखा है, आग में घी डालने का काम करा है, और सबसे ज्यादा दोषी अगर किसी को ठहराया जाएगा तो वो अमेरिका है। हमेशा बिग ब्रदर की भूमिका में रहता है, बड़े भाई की, और यहाँ पर भट्टा बिठा दिया यूक्रेन का। यूक्रेन के राष्ट्रपति बार बार बोली जा रहे थे, संदेश दे रहे थे कि आप बेवजह उतावले हो रहे हैं अमेरिका को। जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बार बार वो प्रेस वार्ता कर रहे थे और बोल रहे थे बड़ा गंभीर मुद्दा हुआ है, बड़ा ज्वलन मुद्दा है, खतरे के काले बादल मंडरा रहे हैं यूक्रेन पर, वो आराम से शांत बैठे हुए थे जेलेंस्की। तो यहाँ पर उससे संदेश क्या मिल रहा था? उससे संदेश रूस को मिल रहा था। रूस उत्तेजित हो रहा था उस रवैये से, जो उसको तो वो तो समझेगा कि शय अमेरिका दे रहा है, लेकिन उस शय के पीछे यूक्रेन का भी हाथ है, और नुकसान अंत में यूक्रेन का हो गया और यूक्रेन वासियों का हो गया, जो बेघर हो गए हैं, आज शरणार्थी बन गए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नाटो ने तमाशा देखा है, सारे मुल्कों ने। बार बार बोरिस जॉनसन की बात करनी बड़ी जरूरी है इस चर्चा में। वो अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में कोरोना की पार्टी दे रहे थे और धज्जियां उड़ा रखी थी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन जो करना था प्रधानमंत्री होके। कितनी बड़ी मतलब मूर्खता करी उन्होंने, और यहाँ पर अपनी उनके पीछे विरोध था,
उनके संसद में कि आप इनको हटाया जाए या इस्तीफा लीजिए इनका। उनको तो जैसे कहते हैं अभिशाप में भी वरदान, उनको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिल गई कि ये यूक्रेन वाला मामला सामने आ गया और वो थोड़े ज्यादा नेतृत्व दिखाने लग गए, अपना समर्थन बटोरने लग गए अपनी जनता से और वहां के जो बाकी संसद थे। धमकी दी है विपिन शर्मा जी कि ब्रिटेन जानबूझकर इस सारी चीजों में कूद रहा है और इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा ब्रिटेन को। खास तौर पे अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन, ये लोग दोषी हैं। सबसे ज्यादा दोषी नंबर 1 अमेरिका और दोषी नंबर 2 ये आपका यूके, ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि इन्होंने आग में घी डालने का काम करा और इनको झोंक दिया इस युद्ध में। यूक्रेन को बर्बाद हो गया यूक्रेन पूरा। और देखिए एक बात समझनी पड़ेगी, अभी भी अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें, नाटो मुल्कों ने तो अपना दिखा दिया कि वो किस लायक हैं। अब वो सिर्फ वो आके रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं कि कैसे शरणार्थियों को हम लोग इनको शरण देंगे या इनके लिए बाकी सामान जो हर दिन का होता है वो हम मुहैया कराएंगे। उससे क्या काम बनेगा? प्रतिबंध के बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, उससे काम नहीं बनने वाला। यहाँ पर अभी समझदारी दिखानी है। अब मैं हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से बोलना चाहूंगा, आपने चीन का भी मुद्दा पूछा। देखिए हिंदुस्तान को तो हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी जो हमारा जो डिफेंस बजट है, हमने डिफेंस जो रक्षा बजट है उसमें भी हमने इजाफा करा था। वो करना जरूर अनिवार्य था, अति अनिवार्य था, क्योंकि उसका कारण यह है कि दुश्मन हमारे गिद्ध की नजर लगा के बैठे हुए हैं और हम हल्के में नहीं ले सकते। तो जर्मनी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि उसको भी खतरा लग रहा है रूस का। तो यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि चीन से भी हमें सचेत रहना है और सबसे बड़ी बात है अपनी तैयारी करते रहना है। और साथ में अंतरराष्ट्रीय पटल पे एक बहुत जरूरी बात मैं बोलना चाहता हूं इस चर्चा में, इस बात का पहले भी जिक्र हुआ था, हम लोग चेक्सिट की बात क्यों नहीं करते? चेक्सिट माने बड़े बड़े मुल्क जो हैं विश्व के, वो अपने व्यापारिक नातों से बाहर आना चाहते हैं चीन से। तो इसका मतलब है उसका सीधा फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा, बशर्ते हिंदुस्तान कमर कस ले और तैयार हो जाए बड़ी भूमिका निभाने के लिए अंतरराष्ट्रीय पटल पे। अगर शांति दूत बन के आएगा, नेटो मुल्कों ने तो अपनी जगह सही करा दी, वो तो विफल रहे, बिल्कुल जीरो। तो यहाँ पर अब आके अगर हिंदुस्तान शांति दूत बनता है, कुछ एक बीच में ऐसा कुछ रास्ता निकलता है कि यहाँ पर आके जिससे ये युद्ध थम जाए, युद्ध विराम हो जाए, तो उससे वाहवाही हिंदुस्तान को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है उसका फायदा ये होगा कि एक तरफ बातचीत चल रही है कि चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की, कोरोना के बाद कई मुल्क बर्बाद हुए और वो बार बार बोलते थे कि इन पे प्रतिबंध लगने चाहिए। अगर वुहान शहर से ये जो इन्होंने गैर रासायनिक युद्ध करा है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर करा है और पूरे विश्व को बीमार कर दिया, लाशों के अंबार लग गए थे, तो यहाँ पर हम क्यों नहीं बात करते? ब्रेक्जिट की बात तो हम कर लेते हैं, पश्चिमी मुल्कों का पता नहीं हम लोगों को क्या चस्का है, मैं सबकी बात कर रहा हूं। तो वह एक ऑब्सेशन है, तो वहां पर हम बोलते हैं ब्रेक्जिट, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना। अरे भाई ब्रिटेन कर रहा है, एग्जिट करे ना करे, हमारी बला से हमारे को क्या लेना देना उस चीज से? हम बात करेंगे चेक्सिट की। तो और हम हिंदुस्तानी है, हम लोग अपने हित की बात करेंगे। राष्ट्र हित सर्वोपरि, सबसे पहले राष्ट्र हित। हमारे हित में क्या बात है? हमारे हित में बात है कि हम चेक्सिट की बात करें। और जैसे कि आपने सवाल पूछा कि नाटो को लेकर, और इनसे सबक लेना चाहिए दूसरे मुल्कों से, जो तबाही मची हुई है यूक्रेन में, हमें समय रहते अब दूतावास खोलना चाहिए दिल्ली में, राजधानी में, जिनजियांग का, तिब्बत का, ताइवान का, हांगकांग का, ताकि ये चीनियों को समझ आ जाए कि ये हम लोग डिफेंसिव अप्रोच नहीं लगाने वाले, हम लोग आक्रामक हो गए हैं। आप लोग बाज आने का नाम नहीं लेते चीनी, तो हम लोग आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, जो हमने मुंह तोड़ जवाब इनको दिया है 2020 में। ये लोग जब हमारे हमला बोल रहे थे, हमारे जब 15 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, हमने इन चीनियों के 43 सैनिक मारे हैं। तो ये इनको तब समझ आया। इनका जो ग्लोबल टाइम्स है, इनका जो सरकारी माउथपीस है, ये भले ही उसकी खंडन कर रहे थे, बाद में इन्होंने औपचारिक तरीके से माना है, स्वीकार करा है कि इनको कितनी बड़ी क्षति मिली है हिंदुस्तान से। ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020-22 वाला हिंदुस्तान है। मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। और हमारे को अब शांति दूत बनकर आगे आना चाहिए, एक नई भूमिका में भारत को उभरना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि भारत यूक्रेन नहीं है, प्रधानमंत्री की बात करते सीधी हैं, सी बात है प्रधानमंत्री विपिन शर्मा जी, सबसे भारत यूक्रेन उनका नहीं है। नेतृत्व है, उनका नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया मानती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ के कुछ ऐसा प्रस्ताव देते हैं, सुझाव दे, ताकि हमारी वाहवाही भी हो और हमारा अंतरराष्ट्रीय पटल पे ओहदा ऊपर बढ़े। चलिए, अभी तो प्रधानमंत्री का ध्यान ऑपरेशन गंगा पर है, क्योंकि वो प्रायोरिटी में है कि किस तरीके से वहां से हमारे नागरिकों को सुरक्षित अपने देश में लाया जाए। सर्वेश्वर जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। सर, अमेरिका ने जो इराक में किया, अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में किया, अगर वो गलत मानती है पूरी दुनिया, तो फिर पुतिन जो यूक्रेन में कर रहे हैं वो सही कैसे? देखिए,
दुनिया पे पहले प्रभुत्व अमेरिका था, जो एक मतलब एकात्मक जो अगर शक्ति थी तो वो अमेरिका को माना जाता था। जब से रसा का विघटन हुआ था यूएसएसआर का 1991 में, तो वो एक दादागिरी दिखा रहा था, इराक में चला गया, वहां उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर अफगानिस्तान में तो खैर ठीक है, 9/11 के बाद आया ओसामा बिन लादेन को मारने, लेकिन 20 साल में आखिर उन्होंने किया क्या? लास्ट जो वहां पे जो उन्होंने सफलता हासिल की वो 2011 में ओसामा को मारने का, वो भी पाकिस्तान में। बैठे रहे, वो जानते रहे कि पाकिस्तान इसको सह दे रहा है, फिर भी वो पाकिस्तान पे जितने भी पैसे का उसको सहायता करना करते रहे। तो वो मतलब हर जगह से हारे हैं, लेकिन पहले उनका प्रभुत्व था। अब जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखिए, उसमें चीजें अलग हो चुकी हैं। चाइना एक अलग शक्ति बन के उभर रहा है। अभी जैसे विपिन सर भी बात कर रहे थे, अगर हम डिफेंस बजट की बात करें चाइना की, तो उन्होंने 7.1% इंक्रीज किया है। करीब $230 बिलियन है उसका डिफेंस बजट। हमारे इंडिया से तिगुना डिफेंस बजट है। फिर हम आते हैं कि आखिर अमेरिका ने ये सब काम तो किया, तो फिर अगर रसिया कर रहा है तो उसको गलत क्यों ठहराया जा रहा है? क्योंकि ये शुरुआत से देखिए रसिया के अगेंस्ट थी यूरोपियन कंट्री, और ये अमेरिका उसे आगे बढ़ना नहीं देना चाह रहे थे, इसीलिए उनका विघटन किया। और वो अमेरिका शुरू से रसिया को का जो प्रभुत्व है वो बढ़ने नहीं देना चाह रहा था। इसीलिए जो यूरोपियन कंट्री है वो भी कहीं नहीं चाह रहे थे कि रसिया अगर प्रभुत्व में आ जाएगा तो उनकी जो आइडेंटिटी है या उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएंगे। बिल्कुल। अगर आज रसिया अपना गैस की सप्लाई बंद कर दे, सपोज करिए, तो पूरे यूरोपियन यूनियन में हाहाकार मच जाएगा। फूड की सप्लाई जो बीत जाती है, अभी देखिए जर्मनी को बंद किया गया है। सब पता है रशिया को सर, तभी तो इतना बड़ा कदम सर्वेश्वर जी उसके द्वारा उठाया गया है। समय की कमी है, जल्दी से आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी झा साहब। माफी चाहूंगी सर्वेश्वर जी, समय अब इजाजत नहीं दे रहा। झा साहब, पल्लवी, आपका जो सवाल था कि अगर यूएसए नेटो अगर गलत था अफगानिस्तान में, तो पुतिन क्यों नहीं? अफगानिस्तान में अमेरिका का आना एक मायने था। मैंने इराक का भी जिक्र किया सर। 9/11 जो था वो अफगानिस्तान के लिए कुछ ना कुछ जस्टिफाई करता था, और वही चीज पुतिन के लिए डोनबास के एरिया में जो जेनोसाइड चल रही है पिछले लगभग 8 साल से यूक्रेनी सेना द्वारा, वो जस्टिफाई करता है। लेकिन इराक किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं था, क्योंकि इसमें सिर्फ जो वॉर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक माहौल उन्होंने खड़ा किया था, जो कि आपस में उस आपस में ही वो गलत था। वो फेक इंफॉर्मेशन था। तो इसमें यूएस की जो थू हो रही है उसको कोई नहीं रोक सकता है। यूएस ने पूरे इराक को बर्बाद कर दिया। उसने एक आईसिस का मॉन्स्टर खड़ा कर दिया पूरे दुनिया के लिए, जिसके जिहाद से आज दुनिया गुजर रही है। तो यहाँ तो यूएस को कोई माफ नहीं करेगा। और यूक्रेन में जो हालात पैदा हुए सर, उसके लिए भी यूएस को कोई माफ नहीं करेगा, क्योंकि पीछे से हाथ उसका भी उतना ही था। अभी माफी चाहूंगी, मैं आपकी बात बीच में रोक रही हूँ सर, समय की कमी है। शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो रूस और यूक्रेन संकट का 11वां दिन, अभी भी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। खैर, अब ये सुखद खबर मिल रही है कि जेलेंस्की और पुतिन आपस में बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि वार्ता के जरिए इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाए। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज़।